कौशल्या जी सुबह 5 बजे कमरे में बैठकर भगवान जी की पूजा कर रही थी। जैसे ही वे पूजा की घंटी बजाती हैं, तभी पास में ही बहू के कमरे से आवाज़ आती है, माँ जी इतनी सुबह सुबह उठकर घंटी बजाने लगती हो, कोई और काम नहीं है क्या? सुकून से सोने भी नहीं देती हो। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि सुबह 5 बजे उठकर हम लोगों की नींद डिस्टर्ब मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता है। सुबह 5 बजे ही पूजा करनी है। अरे 10 बजे पूजा कर लोगी तो कौन सा तुम्हारे भगवान जी नाराज हो जाएंगे? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुबह 5 बजे उठकर ही पूजा करनी है, हमारी नींद को डिस्टर्ब करना है। बहू गुस्से में लगातार बड़बड़ाती जा रही है। कौशल्या जी रामायण के पाठ को धीरे धीरे करने लगती है। तभी बहू कौशल्या जी के पास कमरे में आती है, कहती है, क्या माँ जी तुम्हें पता है इतवार हफ्ते में एक बार ही आता है और इतवार को हम दोनों को देर तक सोने की आदत है। आज रिंकू और तुम्हारे बेटे की छुट्टी होती है। वैसे तो मुझे रोज़ सुबह सुबह सबका टिफ़िन बनाने के लिए उठना ही पड़ता है, तो कम से कम आज के दिन तो मुझे सुकून से सो लेने दिया करो। सुबह सुबह घंटी बजाकर हम सबको जगह दिमाग खराब कर देती हो। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो ध्यान किया करो। पूरे हफ्ते में एक दिन की छुट्टी मिलती है। चिल्लाकर बहू अपने कमरे में चली जाती है और धड़ाम से दरवाजे को बंद कर देती है। कमरे में बैठे हुए कौशल्या जी के पति रविकांत जी कहते हैं, भगवान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा लेट उठा करो, इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है, सुबह सुबह उठने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, और वैसे भी अब तुम्हारा बुढ़ापा है, तो इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे? अब थोड़ा सा शरीर को आराम दो। पूजा करने के बाद कौशल्या जी कहती है, क्या करूं, मेरी तो हमेशा से सुबह 5 बजे जागने की आदत है और सुबह सुबह उठकर भगवान जी की पूजा करती हूँ। अगर मैं देर में उठती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी आदत को नहीं बदल सकती हूँ। हाँ, कल से पाठ धीरे धीरे करूँगी, जिससे बहू को आवाज़ न जाए। लेकिन क्या करूँ, मैं तो कितनी भी धीरे पाठ करूँ फिर भी बहू जरा सी आवाज़ में जाग जाती है। रविकांत जी कहते हैं, ठीक है, तुम बहू की बातों से ज़्यादा परेशान मत हो और यह सब छोड़ो। यह बताओ, आज इतवार है और मेरे नाश्ते में क्या बना रही हो? बहुत दिनों से बेसन के चीले नहीं खाए, आज मेरे लिए तुम बेसन के चीले बना दो। पिछले 1 महीने से बहू से बेसन के चीले बनाने के लिए कह रहा हूँ। कल भी मैंने उसे बेसन के चीले बनाने को कहा था, तो उसने यह कह कर मना कर दिया कि पिताजी सुबह सुबह मेरे लिए इतने काम होते हैं, अब बच्चे का टिफ़िन पैक करूं कि घर का खाना बनाऊं। मैं तुम्हें बेसन के चीले बनाकर दूं। मुझसे इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, जो बनाया है वही खा लो। बहू भी ठीक रहती है, सुबह सुबह उसे बहुत सारे काम होते हैं। कौशल्या जी अपने पति की बात सुनकर मन में सोचने लगती है, मैं भी बहू से बहुत दिनों से कह रही हूँ कि बहू मुझे पालक की कढ़ी खानी है, लेकिन बहू कढ़ी बनाने ही नहीं देती। जब भी उससे कढ़ी बनाने की बात करो तो कहती है कि कढ़ी ना तो आपके बेटे को पसंद है और ना ही रिंकू खाता है, इसलिए घर में कढ़ी नहीं बनेगी। अगर कढ़ी बनेगी तो मेरा बच्चा भूखा रहेगा। और सपना को भी कढ़ी पसंद नहीं थी। एक वजह यह भी थी कि उसे दो दो सब्जी बनानी पड़ेंगी, इसलिए वह घर में कभी कढ़ी नहीं बनाने देती थी। ना तो खुद बनाती और ना बनाने देती। तभी रविकांत जी कहते हैं, क्या सोच रही हो कौशल्या, मैं भी नहा कर आता हूँ, तुम तब तक बेसन के चीले बना लो। दरअसल रविवार के दिन कौशल्या जी अपना और अपने पति का नाश्ता खुद ही बनाती हैं, क्योंकि बहू 10 बजे तक सोकर उठती है। 6 बजे तक अपनी पूजा करने के बाद कौशल्या जी रसोई में गई और अपने पति के लिए 2 कप चाय बनाई। चीले बनाने के लिए कौशल्या जी ने रसोई में सब जगह बेसन देख लिया, लेकिन उन्हें बेसन नहीं मिला। पहले मन हुआ कि बहू से पूछ ले कि बेसन किधर रखा है, लेकिन उनके कदम किचन में ही रुक गए कि अगर बहू को पूछने गई और उसे जगाया तो वह फिर से गुस्सा करेगी। इससे अच्छा तो किचन में रखा है वही खा लेते हैं। किचन के डब्बे को खोलकर कौशल्या जी देखने लगती है कि कुछ खाने को मिल जाए। तभी एक डिब्बे में से उन्हें एक बिस्किट का पैकेट रखा मिलता है। चाय के साथ उसको लेकर आई। 10 बजे जब कौशल्या जी की बहू सपना रसोई में आई तो चिल्लाती हुई बोली, माँ जी, मैंने रिंकू के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, वह कहाँ पर है? दिख नहीं रहा। माँ जी जरा रसोई में तो आओ, मुझे वह बिस्किट का पैकेट ढूंढ कर दो। कौशल्या जी हड़बड़ाती हुई रसोई में आती है। क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ जी ने डब्बे में रिंकू के लिए
माँ जी, मैंने डब्बे में रिंकू के लिए एक बिस्किट का पैकेट रखा था, मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया। कौशल्या जी कहती है, बेटा उस पैकेट के बिस्किट तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने खा लिए हैं चाय के साथ। आंखें तर्रेरती हुई सपना कहती है, क्या बिस्किट आप दोनों ने खा लिए? एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। बहू तुम सो रही थी तो मैंने जगाना सही नहीं समझा, और चाय के साथ रसोई में मुझे कुछ खाने को नहीं दिख रहा था। नमकीन भी ख़त्म हो गई। तुम्हारे ससुर जी को बेसन के चीले खाने थे, उसे बनाने के लिए मैंने पूरी रसोई में बेसन ढूंढा, मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो बिस्किट के पैकेट के साथ ही हम दोनों ने चाय पी ली। सुबह सुबह खाली चाय पी नहीं जाती, तुम्हारे ससुर जी को पेट में गैस बन जाती है। पर तुम चिंता मत करो, अभी तो रिंकू सो कर भी नहीं उठा है। मैं तुम्हारे ससुर जी से कहकर उसके लिए बिस्किट के 2 पैकेट मंगवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, जल्दी मंगवा दीजिए। आप भी ना सुबह से एक तो जगा कर पूरा मूड खराब कर देती हैं, ऊपर से रसोई की चीज़ों को भी नहीं छोड़ती हैं। बहू ऐसे क्यों कह रही हो, जैसे मैं दूसरे की रसोई में हूँ। अपनी ही रसोई से कोई चीज़ उठाकर खा ली तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया? और अब क्या एक बिस्किट के पैकेट के लिए भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? आज बड़ी मुश्किल से कौशल्या जी ने हिम्मत करके बहू से कह दिया, क्योंकि जब देखो तब बहू उन्हें रसोई में आने से रोक टोक करती है थी और उन्हें कोई भी चीज़ खाने से मना करती थी। इतनी देर में रविकांत जी ने पास की ही दुकान से बिस्किट के पैकेट ला कर रख दिए। सपना कहती है, माँ जी तुम लोगों का चाय नाश्ता तो हो गया, अब ऐसा करिए मैंने फ्रिज से सब्जियां निकाल कर रखी हैं, उन्हें फटाफट काट कर देना। आज मुझे ढेर सारा खाना बनाना है, मेरे मायके से सभी लोग आ रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उन सब से मिली नहीं थी, मेरे पास भी उनके पास जाने का समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैंने अपने भाई भाभी और बहनों को अपने घर ही बुला लिया। अब इतने सारे लोगों का खाना बनाना तो आपको सहायता करनी ही पड़ेगी। मैं अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप सारी सब्जियां काट लेना, आटा लगा कर रख देना, और हाँ घर की साफ़ सफाई भी कर लेना। बहू मैं इतने सारे काम नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें तो पता है ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरे घुटनों में दर्द होने लगता है। पहले तुम नहाने जा रही हो, उससे पहले कम से कम घर की साफ़ सफाई तो करती जाओ। मैंने तो नहा लिया है, नहाने के बाद मेरे साफ़ सफाई का काम नहीं बनता है। पूरे कपड़े गीले कर लेती हूँ, दोबारा से नहाना पड़ेगा। मैं रसोई में सहायता कर दूंगी, पर साफ़ सफाई का काम तुम ही कर लो। क्या माँ जी, आप भी बच्चों की तरह काम करती हैं हो? मैं तो इतना सारा साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ, मजाल है कि मेरा दुपट्टा भी भीग जाए और आप पूरी साड़ी को भिगो के रख लेती हैं। बात बात पर सपना अपनी सास का अपमान करती रहती है। जब भी मौका मिलता है अपनी सास की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटती थी। घर का सारा काम तो करा लेती थी, लेकिन कभी भी उसके मुंह से अपनी सास के लिए 2 शब्द तारीफ के नहीं निकलते थे। वह तो हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती थी कि कब वह अपनी सास को 4 सुना सके और उनमें कमियां निकाल सके। खुद को बहुत होशियार समझती थी और हमेशा अपनी सास को बेवकूफ़ समझती थी। वह तो कभी कौशल्या जी के लाड़ प्यार को समझ ही नहीं पाई कि कौशल्या जी उसे अपना समझकर ही उसकी सहायता करती हैं। बहू के मायके वालों के आने से कौशल्या जी भी बहुत खुश हैं। इतने सालों बाद कौशल्या जी के घर में बहू आई है। हमेश इकलौता बेटा था, कौशल्या जी की कोई बेटी नहीं थी और उन्हें बेटी ना होने का मलाल पूरी ज़िंदगी रहा। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि जब भी बेटे की शादी होगी और उनके घर में बहू आएगी तो अपनी बहू को वह बेटी की तरह ही रखेंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगी। इसलिए वह बहू की हर गलती को बेटी समझकर माफ़ कर देती कि अगर इस जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती? कभी नहीं करती। इसलिए वह खुद का आकलन करके बहू के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करती थी। लेकिन बहू ने उन्हें कभी अपना माना नहीं। वह तो बस अपनी सास की कमियां निकालती रहती और उन्हें सुनाने का मौका ढूंढती। और फिर जैसा कि बहू कह गई कि बहू के कहे अनुसार कौशल्या जी रसोई में सारी सब्जियों को फटाफट से काटने लगी। आटा लगा कर रख दिया, पूरी स्लैब साफ करके रख दी कि बहू आएगी तो सब्जी बना लेगी। जब तक बहू नहाने गई थी पोता भी उठ गया। कौशल्या जी ने पोते को ब्रश करा के उसको नाश्ता करा देती हैं। उसको तैयार करके दादाजी के साथ घूमने के लिए भेज दिया, यह कहकर कि आज रिशु को बाहर घुमा लाओ।
घर में मेहमान आने वाले हैं बहू के मायके से, बहुत सारा काम है, रिशु परेशान करेगा, इसलिए मैंने उसको खिला पिला दिया है। आप इसको घुमा लाओ, तब तक हम दोनों मिलकर घर के काम समेट लेंगे। रविकांत जी खुशी खुशी पोते को लेकर पार्क की तरफ निकल गए। कौशल्या जी और रविकांत जी का बेटा अपने माता पिता के साथ पैतृक घर में रहता है। रविकांत जी का मसाले का बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस को संभालने के लिए वह अपने पिता के साथ साथ हाथ बटाने लगा था, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है। अगर वह अपने पिता के बिजनेस को छोड़कर कहीं और नौकरी करने जाएगा तो कुछ समय के बाद उसके पिता का बिजनेस ठप हो जाएगा, कौन उसे संभालेगा। इसलिए वह पिता के बिजनेस को संभाल लेता है। उसमें बहुत ज़्यादा इनकम भी थी। कभी कभार दुकान पर रविकांत जी भी चले जाया करते थे, लेकिन 2 साल से पूरा बिजनेस बेटे ने संभाला हुआ है। दोपहर तक बहू के मायके वाले आ जाते हैं। सपना के भाई भाभी बहुत सारे उपहार और मिठाई ले आए हैं, जिसमें सपना की माँ ने देसी घी के लड्डू बनाकर भेजे हैं। सपना लड्डू का डब्बा उठाकर अपने कमरे में रख देती है। सभी लोगों का खाना पीना खिलाने के बाद सपना भाई भाभी को अपने कमरे में लेकर गई और उधर बैठ कर के बातें करने लगी। इधर पूरे दिन से कौशल्या जी रसोई में लगी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी कमर और पैर दर्द होने लगे थे। वह अपने कमरे में आकर के आराम करने लगी। शाम के समय सपना सास के कमरे में आती है और कहती है, माँ जी, चाय का समय हो गया, अभी तक चाय नहीं बनाई है, चाय बना दीजिए। आपके हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है, और आपको तो पता है मायके के सभी लोग आए हैं तो काम करने में मन कहाँ लगता है। यह लगता है सबसे बैठकर बातें ही करते रहो। बातें बनाते हुए उसने अपनी सास से कहा। कौशल्या जी बहू की बात सुनकर घुटनों पर हाथ फेरते हुए उठकर बैठ गई। कहती है, ठीक है बहू, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। सबको चाय बनाने के बाद कौशल्या जी सभी को चाय दे देती है। बहू के कमरे में मायके से आए हुए देसी घी के लड्डू रखे थे। कौशल्या जी डब्बे से 2 लड्डू ले लेती है। थोड़ी देर बाद सपना ने देखा कि मिठाई का डब्बा खुला हुआ है और उसमें 2 लड्डू भी नहीं हैं। सपना सास को आवाज़ देती हुई कहती है, माँ जी जरा इधर आओ, कुछ पूछना है। कौशल्या जी हाथ में लड्डू लेकर कमरे में पहुंची ही थी कि बहू की आवाज़ सुनकर वापस से कमरे में आकर गई। अपनी सास के हाथ में लड्डू देखकर सपना लड्डू को सास के हाथ से छुड़ाकर वापस डब्बे में रख देती है और कहती है, माँ जी, मेरी माँ ने मेवे और गोंद के लड्डू मेरे लिए बनाकर भेजे हैं। आपने क्यों उठा लिए? यह आपके लिए नहीं है। मैंने माँ को कहा था कि मेरी कमर में दर्द रहता है, इसलिए माँ ने मुझे बादाम और सौंठ के लड्डू बनाकर भेजे हैं। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर कौशल्या जी आश्चर्यचकित रह गई। कमरे में उसके मायके के भाई भाभी और बहनें भी बैठी हैं। वह भी कौशल्या जी को चोर की नज़र से देख रही हैं। कौशल्या जी बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कोई चोर हो। बहू ने कौशल्या जी के हाथ से लड्डू छीन लिए तो, लेकिन इतना अपमान कौशल्या जी के असहनीय था। वह तो बहू का मुंह ताकती रह गई। आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन 2 लड्डू के लिए बहू ने उन्हें सबके सामने इतना सुना दिया। ऐसे भी कहीं होता है? वह तो अपनी बहू के लिए क्या नहीं करती हैं। आज सुबह से ही अपनी बहू के मायके वालों के लिए रसोई में कभी लगी हुई हैं। काम करते करते मेरी कमर दर्द हो गई। यह तो बहू को दिखाई नहीं देता। अगर मैंने उसके मायके के 2 लड्डू ले लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। बहू अपने लड्डू वापस डब्बे में रखकर डब्बे को उठाकर रख गई, लेकिन रसोई में खड़ी कौशल्या जी की आंखों से आंसू कम नहीं हो रहे थे। उसने यह सहन नहीं हो रहा था कि कितने अपमान के साथ उनकी बहू ने उनके हाथ से लड्डू छीन लिए। वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप से बैठ गई। उनकी आंखों से में आंसू देखकर रविकांत जी कहते हैं, क्या हुआ भगवान, बहू तुम्हें क्यों बुला रही थी? कोई काम है क्या उसको? जब कौशल्या जी कोई जवाब नहीं देती है तो रविकांत जी अपनी पत्नी के पास आते हैं। आंखों में आंसू देख करके पूछते हैं, अरे क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं और तुम मुझे परेशान सी क्यों लग रही हो? अपने पति के द्वारा बार बार पूछे जाने पर कौशल्या जी बहू की बातों को छुपा नहीं पाती है और रोते हुए कहती है, क्या अब इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या रसोई पर कोई अधिकार नहीं है?
जब देखो तब बहू छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरा अपमान कर देती है। सुबह बिस्किट का पैकेट ले लिया तो उस पर मुझे कितना सुना दिया, और अभी मैंने उसके मायके से आए 2 लड्डू उठा लिए तो उसने मेरे हाथ से छीन लिए। क्या मैं उसके मायके से आई हुई कोई चीज़ अपने हाथ से लेकर नहीं खा सकती हूँ? लड्डू ही तो थे। ऐसा क्या था जो बहू ने सबके सामने मेरे हाथ से छीन लिए? इतना कहकर कौशल्या जी फफक कर रो पड़ती है। उनके पति को भी बहू का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि जिस घर में कौशल्या जी ने इतने मन से बनवाया था और इतने दिनों तक उन्होंने रसोई में काम किया है, लेकिन आज उन्हें अपनी ही रसोई में बहू से पूछ करके चीज़ लेनी पड़ती है, यह तो अच्छी बात नहीं है। माना कि बहू रसोई को संभालती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी सास को रसोई से बाहर निकाल देगी या कोई चीज़ सामान नहीं खाने देगी। हम तो अपनी किसी भी चीज़ के लिए बहू को मना नहीं करते हैं, लेकिन बहू छोटी मोटी चीज़ों के लिए कितना रोक टोक और टोका टाकी करती है, यह बात तो मैं भी कुछ समय से महसूस कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही बेटे बहू से बात करूँगा। अभी उसके मायके वाले हैं, अभी बात करना सही नहीं रहेगा। जब वह सभी लोग चले जाएंगे तब मैं मौका देखकर बेटे बहू से बात कर लूँगा, और अब तुम्हें कोई छोटी छोटी चीज़ों पर रोक टोक नहीं करेगा। फिर माहौल को हल्का करने के लिए रविकांत जी कहते हैं, मैंने तुम्हें खुश रखने के लिए 7 वचन दिए हैं, तो बुढ़ापे उम्र के इस मोड़ पर मैं तुम्हें दुखी कैसे देख सकता हूँ? आखिर तुम मेरी धर्मपत्नी हो। मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतनी पेंशन मिलती है, तो क्या मेरी पत्नी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होगी या बहू की परमिशन लेनी पड़ेगी? वह भी खाने पीने की चीज़ों के लिए? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर बहू को यह चीज़ समझ नहीं आती है तो उसे समझनी पड़ेगी कि घर में अपना पराया ना किया करे। तुम तो उसके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। जो भी होता है सब कुछ रसोई में खुला छोड़ देती हैं। जिसको जितना खाना है खा ले, अपनी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं जताता है। अरे खाने पीने की चीज़ों ही तो है, उस पर बहू इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत नहीं थी। अपने पति के समझाने पर कौशल्या जी शांत हो जाती हैं। तभी उनकी बहू सपना अपने सास ससुर के कमरे में आए और कहती है, माँ जी आज मेरे भाई भाभी इधर ही रह रहे हैं। दरअसल बहुत दिनों बाद आए हैं, तो बात पूरी की ही नहीं हुई, तो उनके खाने पीने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से आ जाओ और रसोई में खाने की तैयारी करने शुरू कर दो। मैं और भाभी भी बाद में आकर आपको सहायता कर देंगे। आप पहले सब्जियां काटना शुरू कर दो। कौशल्या जी के पति बहू से कहते हैं, बहू जब तुम्हारी सास तुम्हारे मायके से आए 2 लड्डू नहीं खा सकती है, तो तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना क्यों बनाए? वह तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम उनके लिए खाना बनाओ। तुम ही उनकी सेवा करो। मेरी पत्नी तुम्हारे मायके वालों के लिए कोई काम नहीं करेगी। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बूढ़ी सास के हाथ से 2 लड्डू छीनते हुए? जब तुम्हारे मायके से आए हुए लड्डू तुम्हारे हैं, तो तुम्हारे मायके से आए भाई भाभी के काम भी तुम्हारे हैं। उन कामों को तुम ही करो, खाना भी तुम ही बनाओ। कौशल्या खाना नहीं बनाएगी, वह काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाएगी। अपने ससुर के मुंह से यह सारी बातें सुनकर सपना दरवाजे पर खड़ी खड़ी दंग रह गई। उसे तो लग रहा था कि वह रसोई में सास को धमकाती रहेगी और ससुर जी भनक भी नहीं लगेगी, लेकिन आज सास ने ससुर जी को शिकायत लगा दी। आज कौशल्या जी भी अपनी बहू को देख कर के चुप नहीं रहती। कहती है, बहू मैं अब रसोई में तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करूँगी। अपने भाई भाभी और बहनों के लिए खाना तुम खुद ही बनाओ। वैसे भी सुबह से काम करते करते मेरी कमर दर्द हो गई है। कमर दर्द की बात सुनते ही रविकांत जी कहते हैं, कौशल्या तुम्हारी कमर में जब भी दर्द होता है तुम हमेशा अपने लिए गोंद और सौंठ के लड्डू बनाती थी। ऐसा करो, मैं भी बाजार जाकर के 8 किलो घी और 5 किलो मेवा लेकर आता हूँ। तुम कल ही अपने लिए लड्डू बना लेना। पूरी सर्दियों भर चलेंगे, नाश्ता बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, बिस्किट के पैकेट से हमारा नाश्ता नहीं होता है, हमें तो दूध और लड्डू चाहिए। हमें हमेशा ही दूध और लड्डू का नाश्ता किया है। बहू यह भूल में तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम ही लड्डू खाना जानती हो। हमें पूरी जिंदगी लड्डू का ही नाश्ता किया है। अपने ससुर जी की बात सुनकर सपना दंग रह गई, बड़बड़ाती हुई रसोई में चली गई। जब कौशल्या जी ने खाना बनाने से मना कर दिया तो आज अकेले ही उसको सारा खाना बनाना पड़ा। खाना बनाते बनाते पूरे 2 घंटे हो गए। उसकी बहनों ने और भाभीियों ने थोड़ा बहुत उसका हाथ बटाया, लेकिन सारी जिम्मेदारी तो सपना की ही थी। उसे ही सारा काम करना पड़ा। काम करते करते रात के 12 बज गए, तब जाकर सो पाई। इतना सारा काम सपना ने ससुराल में कभी अकेले नहीं किया था। आज उसे अपनी सास की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी कि सच में उसकी सास रसोई में हाथ बटाती है तो काम कितनी जल्दी निमट जाता है। लेकिन आज जब उसकी सास रसोई में नहीं आई तो
उसे काम को करने में उसे कितनी समय लग गया। सब्जियों को काटने और छीलने में ही 1 घंटा निकल गया। आज सपना को अपनी सास की अहमियत का पता चल रहा था। दूसरे दिन रविकांत जी सुबह सुबह ही 8 किलो घी और मेवा घी लाकर रख देते हैं। शाम तक कौशल्या जी घी, गोंद और मेवे के इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं कि जिसकी खुशबू पूरे घर में क्या पूरे मोहल्ले में महक रही है। वैसे भी कौशल्या जी को लड्डू बनाने का बहुत शौक था और वह बनाते भी बहुत स्वादिष्ट लड्डू थी। लड्डू बना के वह रसोई की स्लैब पर रख देती है। एक तरफ बहू के डिब्बे में थोड़े से उसके मायके के लड्डू पड़े हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी सी टंकी भर के उसकी सासू माँ के लड्डू बने हुए हैं। सास के हाथ के बने हुए लड्डू देखकर सपना दंग रह गई। कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि ससुर जी को पेंशन मिलती है और उन्होंने अपने पेंशन के पैसों से ही सारे लड्डू बनवाए हैं। सपना की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह सासू माँ के बने हुए लड्डू को उठा ले, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार उस अपने सासू माँ के साथ किया था उसे लग रहा था कहीं उसकी सासू माँ भी उसे लड्डू खाने से मना न कर दे। रात में इतना सारा काम अकेले करने की वजह से सपना की कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि सपना ने इतना सारा काम इकट्ठे कभी नहीं किया था। अगर घर में कभी कोई 4 रिश्तेदार भी आ जाते तो कौशल्या जी हमेशा अपनी बहू का काम बटा लेती थी, जिसे सपना को कभी इतने सारे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कल उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया उसकी वजह से कौशल्या जी ने बहू के साथ रात में कोई काम नहीं कराया। सपना की कमर में इतना ज़्यादा दर्द था कि ठीक से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से वह नहाने के लिए गई, लेकिन बाथरूम में फिसल कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में और भी तेज़ दर्द होने लगा। कौशल्या जी बेटे को फ़ोन करती है, जल्दी से बहू को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अस्पताल में डॉक्टर सपना का अच्छी तरह से चेकअप करके कहता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, हफ्ते भर तक इनको खाइए, आराम मिल जाएगा। बहू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से कौशल्या जी चिंतित हो गई। वह बहू के कमरे में गई और कहती है, बेटा तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो, काम की कोई चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूँगी, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ। अपने हाथ में वह एक प्लेट लिए है जिसमें अपने हाथ के बने हुए देसी घी सौंठ के लड्डू रखे हैं। बहू को लड्डू खिलाने हुए कहती है, सपना तुम इन लड्डुओं को खाओ, मैंने बहुत ही अच्छे लड्डू बनाए हैं, इनमें बहुत सारी गोंद डाली है जो तुम्हारी कमर दर्द में आराम करेगी। गोंद खाने से कमर दर्द नहीं होता है। तुम पूरे महीने भर तक इन लड्डुओं को खाओ, बहुत आराम मिलेगा। ज़रूरत पड़ेगी मैं और तुम्हारे लिए बना दूंगी। बहू के सर पर हाथ फेरती हुई कौशल्या जी कहती है। अपनी सासू माँ के प्यार भरे स्पर्श को पाकर सपना की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर रोने लगती है। कहती है, माँ जी मैंने आपसे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आपने मेरी एक भी बात का बुरा नहीं माना। मुझे ज़रूरत पड़ी तो भाग भाग कर सारे काम कर रही हैं, मुझे बनाकर खिला रही हैं, यहाँ तक कि मैंने तो आपके हाथों से आप अपने मायके से आए हुए लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन आपने पूरी लड्डू की टंकी मेरे लिए रख दी। मुझे माफ़ कर दो। सपना को सासू माँ के निस्वार्थ प्रेम को देखकर अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। माँ जी मुझे अपनी छोटी सोच पर शर्म आ रही है कि मैं कितनी छोटी सोच वाली हूँ और आपका दिल कितना बड़ा है। माँ जी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने तो छोटी छोटी बात पर, एक बिस्किट के पैकेट पर भी आप पर गुस्सा किया, लेकिन आपने सारे काम बहुत ही समझदारी से किए हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अब मैं आपसे कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी। यह घर जितना मेरा है उससे ज़्यादा आपका है। आप इस घर में सबसे पहले आई हैं तो आपका भी इस घर पर सबसे ज़्यादा हक है। अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी कौशल्या जी बहू से कहते हुए कि बेटा तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, लेकिन तुम्हें ही मुझे अपना समझने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बात समझ में आ गई है और यही मेरे लिए बहुत है। कौशल्या जी बहू को माफ़ कर देती है और दोनों सास बहू के इस मिलन को देखकर रविकांत जी भी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों शादी के बाद घर गृहस्थी को चलाने में जितना पति पत्नी का योगदान होता है, घर में खुशहाल बनाने में उतना ही योगदान सास बहू का भी होता है। अगर सास बहू में खूब पड़ती है तो घर का माहौल भी हमेशा खुशनुमा रहता है, लेकिन ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर एक तरफ से
कोशिश होती रहेगी तो माहौल कभी नहीं सुधरेगा। सास को भी समझना चाहिए और बहू को भी अपनी सास को समझना चाहिए। तो दोस्तों, घर गृहस्थी में जितनी गाड़ी पति पत्नी के दो पहिए से चलती है, उतनी ही सास बहू से चलती है। सास बहू की जोड़ी ही कुछ ऐसी होती है जहाँ पर रूठना मनाना और खट्टी मीठी नोक झोंक पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। हमारे पास जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम सीमित रिश्ते हैं, जिनके पास रिश्ते नहीं होते, उन्हें रिश्तों की ज़्यादा खलती है, पर जिन्हें सब कुछ मिला होता है उन्हें बहुत देर में उसकी कीमत का पता चलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे। अपने विचार ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।